Good morning to all of you. आज के वर्कशॉप का पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को एथेंस कहा था? यानी काशी की तुलना एथेंस से की थी। काशी भारत का प्राचीन नगर है। आज भी काशी को भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान सरकार ने काशी को जापान के धार्मिक शहर क्योटो के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है। काशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि वो भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिका हुआ है। काशी को मोक्षदायिनी शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो काशी का ऐतिहासिक महत्व रहा है और शायद इसी विशेषताओं को देखते हुए फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने काशी की तुलना एथेंस से की है। वर्नियर यह फ्रांसीसी यात्री था। काशी के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि सुबह काशी शामे अवध। अगर काशी की रौनक देखनी है तो सुबह का समय सबसे बेहतर समय होता है। काशी को घाटों का शहर भी कहा जाता है। 500 से अधिक घाटे हैं गंगा नदी के किनारे। काशी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हालांकि काशी वरुणा और असी यानी वाराणसी दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। गंगा भी गुजरती है वहां से। 500 से अधिक घाट, हर घाट से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो इन घाटों पर सुबह जो गंगा की आरती होती है उसकी एक अलग छटाई बनती है। तो काशी भारत की धार्मिक राजधानी और रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो स्वाभाविक है कि वर्तमान में काशी भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी काशी की चर्चा होती है। और काशी आज नहीं, प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी चर्चा होती रही है। तो वर्नियर ने काशी की विशेषताओं को देखते हुए इसे भारत का एथेंस कहा था। व्हाट्सएप का दूसरा प्रश्न है पतदाम यानी पतदाम नामक कर किस पर लगाया जाता है? पतदाम कर
मराठा शासकों द्वारा मराठा शासकों द्वारा विधवा विवाह पर विधवा विवाह पर पतदाम नामक कर लगाया जाता था। तो ये मराठा शासकों द्वारा विधवा विवाह पर यह कर लगाया जाता था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून भरत राज्य के शासक सूरजमल को भारत का जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून कहा जाता था। जाटों का अफलातून क्यों? दरअसल सूरजमल 1756 ईस्वी में भरतपुर का राजा बना और उसने जाट राज्य को अपनी चतुराई, सूक्ष्म बुद्धि, दूरदृष्टि से एक संपन्न राज्य बना दिया। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर, उसकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर इतिहासकारों ने उसे भरत जाटों का अफलातून कहा। 1756 में भरतपुर में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उसी राज्य का ये सबसे विख्यात राजा था सूरजमल। अपनी चतुराई के लिए, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के लिए, स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए ये जाना जाता था। इसलिए इसे जाटों का अफलातून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासकों द्वारा लिया जाने वाला कर चौथ का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? मराठा शासन काल में चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों आय के स्रोत थे।
विशेषकर चौथ को हम इसको रंगदारी टैक्स भी कह सकते हैं। ये मराठे अपने आसपास के क्षेत्रों से ये वसूल करते थे। और चौथ यानी चौथा हिस्सा राज्यों को देना पड़ता था, मराठों के आक्रमण से, मराठों के लूट से बचने के लिए। अन्यथा ये मराठे हमला करते थे, धन लूट लेते थे। इसलिए आसपास के जो क्षेत्र होते थे उनके राज्य के, मराठा राज्य के आसपास के क्षेत्र या बहुत दूर तक भी ये आक्रमण करके उन्हें डरा धमकाकर उनसे चौथ वसूल करते थे। उनकी आय का चौथा हिस्सा उन्हें मराठों को देना पड़ता था ताकि उसके आक्रमण से बच सके, उनके आक्रमण से बचा रहे। इसलिए वो चौथ देते थे। इसको भया दोहन कर भी कह सकते हैं। मजबूर किया जाता था कि उन्हें कर दे। स्वाभाविक है कि इस कर का बंटवारा होता था। कितना हिस्सा राजा को मिलेगा, कितना हिस्सा पंत सचिव को मिलेगा, कितना हिस्सा राजा की इच्छा पर किसी अन्य को मिलेगा, और कितना हिस्सा मराठा घुड़सवारों को, क्योंकि इस कर को वसूल करने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, मराठा घुड़सवारों को, इसलिए उनकी भी हिस्सेदारी इसमें होती थी। तो चौथ यानी चौथा हिस्सा यानी 25%। अब इसके 4 हिस्से किए जाते थे। लूट का माल था ना ये, लूट के माल में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इसका बाप्ती सहोत्रा, बाप्ती सहोत्तरा, चौथा नाटगुड्डा, तीसरा और चौथा मोकास। अब इसमें बाप्ती यानी इसका चौथा भाग राजा को, इसका 6% पंत सचिव को, नाटगुंडा जो था वो राजा की इच्छा पर किसी को दिया जाता था, 3% यानी राजा की इच्छा, और फिर 66% मराठा घुड़सवार को दिया जाता था। घुड़सवार को दिया जाता था। तो इस प्रकार चौथ का बंटवारा होता था। चौथ के बंटवारे में बाबती, चौथ के बंटवारे में सहोत्रा, चौथ के बंटवारे में नागुंडा, चौथ के बंटवारे में मोकास। ये राजा की इच्छा पर होता था, ये राजा की इच्छा पर होता था। ये राजा को मिलता था। सहोत्रा पंत सचिव को मिलता था, नाटगुंडा राजा की इच्छा पर मिलता था, और मोकास मराठा घुड़सवारों को दिया जाता था। तो इस प्रकार ये बंटवारा होता था किसका?
चौथ का बंटवारा 4 भागों में होता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गया? दरअसल आंग्ल यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी फ्रांस के रहने वाले, दोनों भारत में आए। फ्रांसीसी और दूसरी तरफ अंग्रेज। दूसरी तरफ अंग्रेज, ये दोनों भारत में भारतीय व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। ये भारतीय व्यापार पर तो स्वाभाविक है कि दोनों एक ही क्षेत्र में यानी भारत में व्यापार के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो टकराव तो होगा, लेकिन आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका टकराव था दोनों के बीच। और जब भी यूरोप में इनके बीच टकराव होता था तो ये यहां भी आपस में उलझ जाते थे, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेज ये यहां भी आपस में उलझ जाते थे। वांडीवास का युद्ध अर्थात वांडीवास (1760) में, इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का जो एक्टिविटी थी भारत के अंदर वो लगभग समाप्त हो गई हमेशा के लिए, और फ्रांसीसी अपने आप को पांडिचेरी तक ही सीमित कर लिया। भारत में भी जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जहां दोनों भी व्यापार के लिए प्रयास कर रहे थे, फ्रांसीसी भी कर रहे थे और भारतीय भी कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से अपने आप को रोका। तो फ्रांसीसियों ने भारत में हस्तक्षेप करने से अपने आप को रोका, हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। तो इस तरह वांडीवास के युद्ध से यानी वांडीवास के युद्ध के बाद आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का जो नाटक था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यानी वांडीवास, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है वांडीवास का युद्ध ये किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा था कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया?
क्लाइव यह चाबी बंगाल में खोजी और प्राप्त कर ली। यानी चाबी खोजने का प्रयास, दरअसल चाबी खोजने का, यानी भारत में प्रवेश करने के लिए डुप्ले ने मद्रास से प्रवेश करने की कोशिश की। मद्रास के राजनीतिक गतिविधियों में स्वयं को इन्वॉल्व किया, लेकिन वहां से उसे भारत में प्रवेश करने या भारत में अपनी जड़ें जमाने का मौका नहीं मिल पाया। तो जो काम डुप्ले ने मद्रास में किया, वही काम रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में किया। डुप्ले असफल रहा, जबकि रॉबर्ट क्लाइव सफल रहा। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को जीतने के बाद उस संसाधन का उपयोग करके उसने संपूर्ण भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि डुप्ले का यही प्रयास निष्फल हुआ। तो मैरियट ने ये स्टेटमेंट दिया कि डुप्ले मद्रास में भारत की चाबी ढूंढ रहा था। मद्रास में भारत की चाबी ढूंढ रहा था, जबकि चाबी तो थी बंगाल में। तो भारत में प्रवेश करने की चाबी मद्रास में कैसे मिली? और वही काम रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में किया। तो चाबी तो यही थी, इसलिए इसे चाबी मिल गई। और मैरियट ने बड़ा सही तरीके से इसका वर्णन किया। तो अगर ये प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया, क्लाइव यह चाबी बंगाल में खोजी और प्राप्त कर ली, क्योंकि चाबी वही थी। डुप्ले गलत जगह ढूंढ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार द्वारा स्थापित बैंक का नाम क्या था? आजाद हिंद, आपको मालूम है? आजाद हिंद सरकार इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी सरकार द्वारा आजाद हिंद बैंक, इसी सरकार द्वारा आजाद हिंद बैंक की भी स्थापना की गई। और इस बैंक का नाम था आजाद हिंद बैंक। इस बैंक को मुद्रा जारी करने का भी अधिकार था। मुद्रा जारी करने का भी अधिकार था। और यह
10 रुपए से लेकर 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट जारी करता था। 10 रुपया का सिक्का और 1 लाख रुपए के नोट भी ये जारी करता था। और इस पर हस्ताक्षर किसका होता था? तो इस पर हस्ताक्षर, इस पर तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की होती थी। आजाद हिंद बैंक 10 रुपए के सिक्के के साथ साथ 1 लाख रुपए तक के नोट भी यह जारी करता था। और इस पर तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर थी। महात्मा गांधी की तस्वीर तो नोटों पर 1996 में आई, जबकि सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर नोटों पर स्वतंत्रता के पहले ही छप गई। ये बात और है कि यह बैंक उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया बैंक था, और क्योंकि उनकी सरकार ने इस बैंक की स्थापना की। अब व्हाट्सएप का 7वां प्रश्न है, सर इस सरकार का गठन कब हुआ था, किस वर्ष? 1943 1943 में इस सरकार का गठन हुआ था सिंगापुर में। जापान ने इस सरकार को मान्यता दी थी और विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तीनों ही पद पर सुभाष चंद्र बोस नियुक्त किए गए। उस समय प्रधानमंत्री भी वही थे उस सरकार के, विदेश मंत्री भी वही थे और रक्षा मंत्री भी वही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिसंबर 1915 को काबुल में अस्थाई सरकार की स्थापना किसने की? 1 दिसंबर 1915। ये सारी गतिविधियां भारत से बाहर चल रही थी, भारत को स्वतंत्र करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने भी ये सारी गतिविधियां भारत से बाहर संचालित कर रहे थे। तो उसी प्रकार इसी प्रयास में, भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयास में ही 1 दिसंबर 1915 को काबुल में एक अस्थाई सरकार की स्थापना की गई, टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया गया था। इस सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। कहां की थी? काबुल में। काबुल में इसकी स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह इसके राष्ट्रपति थे, जबकि इस सरकार के प्रधानमंत्री बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे और राष्ट्रपति के रूप में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया था। मौलाना बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री थे और 1 दिसंबर 1915 को काबुल में एक अस्थाई सरकार की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कामागाटा मारू कांड क्या है? कामागाटा मारू। अब ये कामा गाटा मारू कांड क्या है? दरअसल एक पंजाब के गुरदीप सिंह थे। गुरदीप सिंह। उन्होंने एक जहाज खरीदा, नाम था कामागाटा मारू। एक जहाज खरीदा और इस जहाज पर कुछ भारतीयों को लेकर वैंकूवर गए। वैंकूवर जो कनाडा में है, ले गए। जब बंदरगाह पर पहुंचे तो वहां की सरकार ने, इसमें 351 लोग सवार थे,